नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं सेल पंकज राठौड़। मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ राष्ट्रीय आय का पार्ट थर्ड। अच्छा, इससे पहले अपनी 2 क्लासें हो चुकी है, तो आप पहले वो क्लास देख के देन ये वाली क्लास देखना, आपको अच्छे से समझ में आएगी। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ इस क्लास को शुरू करता हूँ कि घायल तो यहाँ हर परिंदा है, मगर जो फिर से उठ सका वही जिंदा है। मुसीबत तो जिंदगी में आती रहती है और कई मोड ऐसे भी आते हैं, उस टाइम पे अपने को पढ़ाई वढ़ाई छोड़नी पड़ सकती है, पर छोड़नी नहीं है। एक उम्मीद की लो जिंदा रखनी है और पढ़ाई को कंटिन्यू करना है। इसी के साथ आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपन। जीडीपी है ना, राष्ट्रीय आय में जीडीपी। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं? जीडीपी। जीडीपी इसकी फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इससे जो पहले वाली क्लास थी उसमें अपन इन तीनों का मतलब अच्छे से समझ लिया था। ग्रॉस का मतलब सकल, डोमेस्टिक का मतलब घरेलू सीमा और प्रोडक्ट का मतलब उत्पादन। ठीक है, अच्छा। और वापस जीडीपी किस आधार पर ज्ञात की जाती है? तो अपने भारत के अंदर जो 3 क्षेत्र बांट रखे हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक में अपने कृषि वाला क्षेत्र आ जाता है, द्वितीयक औद्योगिक क्षेत्र और तृतीयक अपना सेवा क्षेत्र। इन तीनों से जो प्राप्त इनकम है उसको मतलब जो अंतिम उत्पादन प्राप्त होता है उसको अपन जीडीपी के अंदर काउंट करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं कि भारत में सर्वाधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन सा है? प्राथमिक क्षेत्र है। भारत में सर्वाधिक रोजगार देने वाला, भारत में सर्वाधिक जो रोजगार है, यानी सबसे अधिक लोग किसमें कार्यरत है? कृषि क्षेत्र है ना, जो प्राथमिक क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र। और सर्वाधिक जो अपने को इनकम प्राप्त होती है, सर्वाधिक इनकम वो कौन से एरिया से प्राप्त होती है? सर्वाधिक इनकम देने वाला क्षेत्र कौन सा है? सेवा क्षेत्र, यानी तृतीयक क्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे पढ़ते हैं कि एक निश्चित अवधि, यानी अपने ये राष्ट्रीय आय एक निश्चित अवधि एक देश की घरेलू सीमा के अंदर उत्पादित समस्त अंतिम मूल्यों, अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को उस देश की जीडीपी कहते हैं। ठीक है, तो जीडीपी किसे कहते हैं? एक देश के अंदर, देश के अंदर जो एक वित्त वर्ष होता है, वित्त वर्ष के अंदर उत्पादित वस्तुओं के मूल्यों के अंतिम योग को क्या कहते हैं? जीडीपी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे पढ़ते हैं। अच्छा, जीडीपी आपको समझ में आ गया होगा कि जो मौद्रिक मूल्य, अंतिम जो मौद्रिक मूल्य होता है, अंतिम कौन सा? अंतिम मौद्रिक मूल्य है ना, मौद्रिक मूल्य के योग को जीडीपी कहते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे कि इसमें देश विदेश की सभी नागरिकों के उत्पाद शामिल होते हैं। जीडीपी के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है कि अपने देश के अंदर जो नागरिक मतलब उत्पादन कर रहे हैं और अदर कंट्री में भी जो नागरिक उत्पादन कर रहे हैं, वो सारा किसमें काउंट होता है? जीडीपी में। एक बार इसको मिटा देता हूं, देन आगे कंटिन्यू करते हैं। जीडीपी के अंदर जो अपना देश हो गया, देश व विदेश दोनों में जो नागरिक है, अपने नागरिक है ना, अपने देश के नागरिकों के द्वारा किया गया उत्पादन किसमें शामिल होता है? जीडीपी में शामिल होता है। ठीक है, किया गया उत्पादन ये तो अपने जीडीपी में शामिल होता है। अच्छा, जीडीपी का महत्व क्या है? राष्ट्रीय आय को ज्ञात करने के लिए जीडीपी फर्स्ट स्टेप माना जाता है। राष्ट्रीय जो अपन राष्ट्रीय आय ज्ञात करते हैं, राष्ट्रीय आय में प्रथम जो स्टेप होता है, मतलब पहला चरण, प्रथम चरण क्या होती है? जीडीपी होती है। ठीक है, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की जीडीपी है ना, सकारात्मक और नकारात्मक। ये जो जीडीपी है, जीडीपी में कथन आ सकता है आपके एग्जाम में कि जीडीपी में सकारात्मक व नकारात्मक
दोनों तरह की ये क्या वृद्धि पाई जाती है ना। अगर जो जीडीपी है उससे अगर ग्रोथ कर रही है तो वो सकारात्मक हो गई, और अगर माइनस में चली गई तो वो हो गई अपने नकारात्मक। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं कि किसी भी देश की ये हो गया। देन पिछले वर्ष की तुलना में आगामी वित्त वर्ष में जीडीपी में आए परिवर्तन को जीडीपी ग्रोथ रेट कहते हैं ना। जो जैसे चलो नोट डाउन कर लेते हैं पहले इसको। पिछले वर्ष की तुलना में जो वर्तमान वर्ष है, वर्तमान वर्ष की जीडीपी में आए परिवर्तन को जीडीपी ग्रोथ रेट कहते हैं। अच्छा, ग्रोथ रेट का मतलब ये अपने सकारात्मक भी हो सकती है और नकारात्मक भी हो सकती है। नेक्स्ट अपन आगे पढ़ते हैं कि इस प्रकार जीडीपी से देश की अर्थव्यवस्था का स्वास्थ्य मापा जाता है। आकार व स्वास्थ्य यानी किसी भी देश का स्वास्थ्य मतलब इकोनॉमिक कंडीशन में है ना। ये अपने अर्थव्यवस्था के आधार पर स्वास्थ्य मापा जाता है किससे? जीडीपी से। आई होप यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जीडीपी के अंदर जो नागरिकों के द्वारा उत्पादन किया जाता है उसी को काउंट किया जाता है, और जीडीपी अपना पहला चरण है। अच्छा, जीडीपी में वो जो अपने प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र, तीनों क्षेत्रों की इनकम इंक्लूड की जाती है। और पिछले वर्ष की तुलना में जो अपना प्रेजेंट का वर्ष होता है उसमें जो भी परिवर्तन होता है उसको क्या कहते हैं? जीडीपी ग्रोथ रेट कहते हैं। वो अगर माइनस में जा रही है तो भी उसको जीडीपी ग्रोथ रेट ही कहेंगे, और प्लस में जा रही है तो भी उसको जीडीपी ग्रोथ रेट ही कहेंगे। एक बार इसको मिटा देता हूं, देन आगे अपन कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट अपन आगे पढ़ते हैं जीडीपी। अच्छा, दुनिया या वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं की तुलना करने के लिए जीडीपी यानी विभिन्न देशों को जीडीपी के आधार पर ही उनकी तुलना की जाती है। दुनिया या विश्व स्तर पर तुलना करने के लिए अपने जीडीपी के साथ में ट्रिपल पी इसका प्रयोग किया जाता है। अच्छा, क्या मतलब होता है इसका? ट्रिपल पी का मतलब प्रयोग किया जाता है। इसके पीछे एक रीजन है कि ये जो ट्रिपल पी है इसका मतलब ये है कि अपनी जो जीडीपी है उसको वैश्विक स्तर पर एक समान करना, यानी कि ये जो जीडीपी है उसको डॉलर में बदलना, क्योंकि डॉलर एक वैश्विक मुद्रा है जो अपने प्रत्येक जगह चलती है। डॉलर के बदले ही सारा कुछ सिस्टम होता है। जब भी दुनिया के देशों की तुलना अर्थव्यवस्था की रैंकिंग से की जाती है तो ये जीडीपी ट्रिपल पी के आधार मानकर की जाती है। जीडीपी का डॉलर में कन्वर्ट करना, यानी जीडीपी को, इसका मतलब क्या होता है कि डॉलर में बदलना। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, ये किस लिए काम में लिया जाता है? तुलना के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं कि जीडीपी को रैंकिंग देने से पूर्व सभी देशों की जीडीपी के मौद्रिक मूल्य को डॉलर में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, अगर तुलना करेंगे तो किस में बदलेंगे? ट्रिपल पी यानी डॉलर के अंदर बदलेंगे। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। अच्छा, इसी को क्या कहते हैं? ट्रिपल पी। और ट्रिपल पी की फुल फॉर्म है परचेजिंग पावर पैरिटी, है ना। परचेजिंग पावर पैरिटी। ठीक है, ये किसकी फुल फॉर्म हो गई? अपने ट्रिपल पी की। जीडीपी
एग्जाम में अगर आ जाए कि ये क्या है तो इसका मतलब ये होता है। अच्छा, ये कौन जारी करता है? स्टिंगबर्ड कमेटी द्वारा जारी की जाती है। ये जो ट्रिपल पी का है ये कौन जारी करता है? स्टिंगबर्ड कमेटी, है ना। अच्छा, नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। कमेटी द्वारा जारी की जाती है ट्रिपल पी, है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं अपन एनडीपी। एक बार ये जीडीपी का ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा आपका, एक बार वापस से रिवाइज करवा लेता हूँ। जीडीपी ट्रिपल पी का मतलब क्या होता है कि जो अपने जीडीपी है उसको डॉलर में कन्वर्ट करते हैं और किसी भी अन्य देश से तुलना में ये काम आता है, ठीक है। अच्छा, ये ट्रिपल पी कौन जारी करता है? तो स्टिंगबर्ड कमेटी द्वारा जारी होता है और इसकी फुल फॉर्म है परचेजिंग पावर पैरिटी, ठीक है। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं एनडीपी, है ना। आई होप जीडीपी का मतलब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अपन पढ़ रहे हैं जीडीपी के अंदर ही अपने एनडीपी। एनडीपी का मतलब होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन, है ना। प्रोडक्ट कह दो भली, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि शुद्ध घरेलू उत्पाद। क्या फुल फॉर्म होती है इसको हिंदी में क्या कहेंगे अपने? शुद्ध घरेलू उत्पाद। अच्छा, इसके अंदर क्या क्या शामिल होता है? जीडीपी के अंदर भी अपन ने पढ़ा था कि मूल्यह्रास शामिल होता है, ठीक है। तो इसके अंदर भी इसको अगर अपन जीडीपी के अंदर से निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? जीडीपी हो गई, जीडीपी से अगर अपन मूल्यह्रास निकालेंगे, मूल्यह्रास का मतलब बताया था मैंने आपको वैसे, मूल्यह्रास तो अपने को क्या प्राप्त हो जाएगा? एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अच्छा, मूल्यह्रास का मतलब ये मैंने पहले भी एग्जांपल दिया है ये मार्कर वाला ही, कि इस मार्कर को बनाने में जो वेस्टेज जो निकला है वो सारा क्या है? मूल्यह्रास के अंदर काउंट होगा। तो वो अपने को क्या प्राप्त हो जाएगा? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना, ये अपने शुद्ध घरेलू उत्पाद। अच्छा, नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं कि अपन अगर एनडीपी में, वापस इसको ऐसे भी कर सकते हैं, एनडीपी, एनडीपी में अगर अपन क्या जोड़ेंगे? मूल्यह्रास जोड़ देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? जीडीपी। एग्जाम में सीधा ये सवाल ऐसे आ जाता है ऑप्शन को लेके कि जीडीपी में से मूल्यह्रास घटाएंगे तो अपने को एनडीपी प्राप्त होगा और एनडीपी में अगर मूल्यह्रास जोड़ेंगे तो अपने को जीडीपी प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। और जीडीपी में इससे अपन क्या एनडीपी घटाएंगे? जीडीपी में से अगर एनडीपी घटा ले अपन तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? मूल्यह्रास, ठीक है। इसको अपन किसी भी तरीके से लिखेंगे तो राउंड फिगर ही ऐसा ही होगा, पर ये अपने को अच्छे से मालूम होना चाहिए, ठीक है। जीडीपी में से मूल्यह्रास घटाने पे एनडीपी, एनडीपी में मूल्यह्रास जोड़ने पे जीडीपी प्राप्त हो जाएगा और वापस जीडीपी में से एनडीपी घटाएंगे तो अपने को क्या? मूल्यह्रास प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन आगे पढ़ते हैं, एक बार चलो कंटिन्यू करते हैं इसको। जीडीपी में से मूल्यह्रास, जीडीपी में मूल्यह्रास शामिल होता है इसलिए इसे सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। इसमें से अगर मूल्यह्रास को भी घटा दिया जाए तो शेष बचे उत्पाद को एनडीपी कहते हैं। ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, या नोट डाउन भी कर लेता हूं, ठीक है। जीडीपी में से, जीडीपी में से मूल्यह्रास घटाने पर क्या प्राप्त हो जाएगा? हमें एनडीपी प्राप्त हो जाएगा। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। विश्व में सभी देशों का मूल्यह्रास भिन्न भिन्न होता है, इस कारण एनडीपी का प्रयोग कहीं पर भी नहीं किया जाता। अच्छा, ये जो एनडीपी है ये सब देशों के लिए अलग अलग होता है क्योंकि इसमें मूल्यह्रास शामिल नहीं होता है। किसमें? जो एनडीपी है, एनडीपी देख लो, जीडीपी में से मूल्यह्रास घटाने पर एनडीपी प्राप्त हो रहा है। एनडीपी में किसी भी प्रकार का मूल्यह्रास शामिल नहीं है, ठीक है, तथा इसका आंकड़ा जीडीपी से कम होता है। भाई जीडीपी सबसे बड़ा है, इसमें से मूल्यह्रास घटा रहे क्योंकि जीडीपी में तो मूल्यह्रास ऑलरेडी इंक्लूड होता है, ठीक है। तो जीडीपी में से मूल्यह्रास घटाने पर एनडीपी प्राप्त होता है। तो अपने अगर लिखा जाए ऐसे कि जीडीपी और ये इधर एनडीपी, दोनों में से बड़ा आंकड़ा कौन सा है? ये वाला बड़ा है, ठीक है। और विश्व के सभी देशों का मूल्यह्रास अलग अलग होता है, इसलिए एनडीपी, मूल्यह्रास का मतलब ये है कि जो अपने प्रोडक्ट है उसको उत्पादन करने के बाद उसमें कितना वेस्टेज निकला है और उसको वापस जहां पहुंचाना है वहां पहुंचाने में कितना खर्चा
या ये सारी आधारभूत व्यवस्थाओं पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे पढ़ते हैं NIFA। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, GDP आ गया, NDP हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं NIFA। क्या होता है NIFA? NIFA मतलब इसका होता है नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड। एब्रॉड मतलब विदेश। ठीक है, नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड। अच्छा, इसमें मतलब देश के नागरिकों की भी इनकम इंक्लूड होती है और विदेशी नागरिकों की इनकम भी इंक्लूड होती है। यानी विदेश, एक तो अपने देश से प्राप्त, देश के, एक मिनट, इसमें अपने क्या क्या शामिल होता है? विदेशों से प्राप्त आय और विदेशी द्वारा भारत को प्राप्त आय। ठीक है, जो देश के नागरिक है, अपने नागरिकों द्वारा विदेशों से प्राप्त आय। ठीक है, यानी अपने जो देश के नागरिक हैं उन्होंने विदेशों से जो आय प्राप्त की है, वो आय, उसमें से अपने को क्या घटाना है? जो विदेशी नागरिक है, विदेशी नागरिक भी भारत में आके कमाते हैं। विदेशी नागरिकों द्वारा प्राप्त आय, अगर हम इन दोनों को घटा लेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक मिनट। अच्छा, नेक्स्ट अपन आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। जब GDP में विदेशों से प्राप्त विशुद्ध आय को जोड़ा जाता है तब GNP, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, प्राप्त होता है। और यहाँ पर विदेशों से प्राप्त विशुद्ध आय निम्न सूत्र द्वारा समझा जा सकता है। ठीक है, तो ये अपना फॉर्मूला तो ये हो ही गया। हाँ, तो नेक्स्ट अपन पढ़ रहे हैं GNP, है ना? क्या पढ़ रहे हैं? GNP। अच्छा, GNP में क्या क्या शामिल होता है? एक तो होता है NIFA, नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड। ठीक है, नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड, ये किस में शामिल होता है? अपने GNP में। यानी अगर हमें ये प्राप्त करना है तो GDP के अंदर अपने को क्या जोड़ना पड़ेगा? NIFA। इसका मतलब होता है नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड। ठीक है, ये एब्रॉड ऐसे भी हो सकता है, एब्रॉड, यानी कि जो विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय, विशुद्ध आय क्या कहलाती है? NIFA। अच्छा, ये कैसे प्राप्त होती है NIFA? तो जो देश के नागरिकों द्वारा विदेशों से प्राप्त आय, विदेशों से प्राप्त आय, इसमें से इसको घटाएंगे अपन किसको? जो विदेशी नागरिक है, विदेशी नागरिकों द्वारा अपने देश के अंदर से प्राप्त आय। जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई व्यक्ति है, जो मतलब कोई व्यक्ति या बहुत से व्यक्ति USA में कमा रहे हैं। कहाँ पे कमा रहे हैं? USA में। और कुछ जो विदेशी नागरिक है, भले वो कहीं के भी हो, तो वो कहाँ कमा रहे हैं? अपने भारत में। ठीक है, तो इन दोनों की जो आय का डिफरेंस है, तो वो डिफरेंस क्या कहलाता है अपने को? NIFA। क्या कहलाता है? NIFA। मान लो यहाँ से अगर 1000 रुपये कमा रहे हैं, ठीक है, और भारत से ये विदेशी नागरिक अपने कमा रहे 2000 रुपये। ठीक है, तो अपने जो ये विशुद्ध आय कितनी हो गई? ये यहाँ पे मान लो आप 2 की जगह 3 कर लो, तो USA के अंदर अपने जो भारत के नागरिक है वो 3000 कमा रहे USA में, और जो विदेशी नागरिक है भारत में 2000 कमा रहे। तो NIFA कितना हो गया? NIFA 1000 रुपये। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से NIFA समझ में आ गया होगा।
और जीडीपी आपको पहले बता ही दिया मैंने। तो इन दोनों को जोड़ने पे हमें क्या प्राप्त होता है, जीएनपी। जीएनपी की फुल फॉर्म क्या है अपने, जीएनपी की फुल फॉर्म है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, है ना, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अगर आपसे पूछ लिए जाए कि भाई अपने जीएनपी कैसे ज्ञात करते हैं, तो जीडीपी के अंदर अपन एनआईएफए जोड़ते हैं। एनआईएफए का मतलब क्या होता है कि अपने देश के नागरिकों द्वारा जो विदेशों से जो प्राप्त आए हैं और जो दूसरे देश के नागरिक हैं वो अपने देश से कितना कमा रहे हैं, उन दोनों का जो अंतर होता है और जो पैसा बचता है वही अपनी इनकम होती है, एनआईएफए। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जीएनपी और जीडीपी भी मैंने आपको बता ही दिया, एनएनपी भी आपको बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, एक बार इसको और कंटिन्यू कर लेते हैं। जब जीडीपी में विदेशों से प्राप्त विशुद्ध आय को जोड़ा जाता है तब जीडीपी सकल राष्ट्रीय उत्पाद बन जाता है। ठीक है, ये वैसे मैंने लिखवा दिया आपको कंप्लीटली। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ, देन आगे कंटिन्यू करते हैं ना। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा क्या होता है जीएनपी, जीडीपी प्लस एनआईएफए। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे पढ़ते हैं, जीडीपी बराबर एनएनपी कब होता है। ठीक है, एक तो जीडीपी हो गया, एक इसी के बराबर एनएनपी कब होगा। इस प्रकार हमें जीएनपी ज्ञात करने के लिए क्या क्या चाहिए, एक तो जीडीपी का आंकड़ा चाहिए। अगर जीएनपी ज्ञात करना है तो जीडीपी का आंकड़ा चाहिए। ठीक है, प्लस हमें क्या चाहिए, एनआईएफए के अंदर अपने भारतीयों द्वारा विदेशों से प्राप्त आय। ठीक है, और इसके अलावा अपने को क्या चाहिए, जो विदेशी नागरिक है विदेशियों द्वारा भारत से प्राप्त आय। एग्जाम में सीधा पूछा जा सकता है कि अपने को एनआईएफए ज्ञात करने के लिए क्या कौन कौन से आंकड़े चाहिए, या जीएनपी ज्ञात करने के लिए कौन कौन से आंकड़े चाहिए। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे पढ़ते हैं कि जीडीपी बराबर जीएनपी कब होती है। ठीक है, जीडीपी के बराबर अगर अपने एनएनपी हो जाएगी, सॉरी जीएनपी हो जाएगा, जीएनपी, तो ये कंडीशन कब आती है, जिस देश की, ये कंडीशन तब आती है जब किसी देश की अर्थव्यवस्था बंद प्रकार की हो। कैसी हो, बंद प्रकार की, तब ये आंकड़े समान आते हैं। बंद प्रकार से मतलब है कि जैसे किसी देश का विदेशों से कोई व्यापारिक संबंध ना हो। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, व्यापारिक संबंध ना हो। ये कंडीशन कब आती है, जीडीपी बराबर जीएनपी। ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। नेक्स्ट अपन आगे पढ़ते हैं कि भारत के संदर्भ में एनआईएफए हमेशा ऋणात्मक रहा है। भारत के संदर्भ में यह हमेशा कैसा रहा है, ऋणात्मक। क्या रीजन है इसका, क्योंकि हम विदेशों से तो कम कमाते हैं, यहाँ जो विदेशी नागरिक है वो अपने इंडिया से अच्छा खासा कमा के लेके जाते हैं। ठीक है, अच्छा, जीएनपी में केवल देश के नागरिकों का ही उत्पादन शामिल होता है। जीएनपी में क्या शामिल होता है, ओनली जो अपने देश के नागरिक हैं। एक बार इसको मिटा देता हूं, देन आगे कंटिन्यू करेंगे, है ना। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा।
जीएनपी में केवल देश के नागरिकों का ही उत्पादन शामिल होता है। क्यों होता है? क्योंकि अपन एनआईएफए निकालते हैं, तो एनआईएफए में जो देश के नागरिक है और एक विदेशी नागरिक है, तो अपन विदेशी नागरिकों की आय को बाहर निकाल देते हैं, तो वो फिर ओनली बचता क्या है? अपने देश के नागरिकों की आय। ठीक है, तो जीएनपी के अंदर इसमें केवल देश के नागरिकों की आय ही शामिल होती है। ठीक है, और अपने जीडीपी में क्या होता है? जीडीपी में देश और विदेश, जीडीपी में देश विदेश दोनों नागरिकों की आय शामिल होती है। समझ में आ रहा होगा आपको, क्योंकि जीडीपी में अपन क्या काउंट करते हैं? इसमें घरेलू सीमा मैटर करती है, घरेलू सीमा। ठीक है, और ये अपने जो पहली क्लास थी और दूसरी वाली भी, उसमें मैंने घरेलू सीमा आपको अच्छे से बता दिया था कि घरेलू सीमा क्या होती है। ठीक है, और इस प्रकार जीडीपी में घरेलू सीमा महत्वपूर्ण रहती है और जीएनपी में नागरिक महत्वपूर्ण रहता है। और जीएनपी में अपने को जैसे लिख दिया मैंने यहाँ पे, और यही है कि जो देश का नागरिक है वही काउंट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे पढ़ते हैं एनएनपी, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। इसको मैं मिटा देता हूं, देन आगे कंटिन्यू करेंगे, है ना। क्या क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट अपन? एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। अच्छा, इसमें क्या शामिल होता है? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में जीडीपी, हाँ, तो नेक्स्ट अपन क्या पढ़ रहे थे? एनएनपी। एनएनपी के अंदर क्या क्या आता है? एक तो आता है अपना जीडीपी। क्या आता है? जीडीपी, जीडीपी। अच्छा, और क्या आता है? एक मूल्यह्रास, मूल्यह्रास। अच्छा, एक और क्या चीज आती है इसके अंदर? एनएनपी के अंदर मूल्यह्रास हो गई, और एनआईएफए। क्या आता है? एनआईएफए, ये मैंने आपको अच्छे से क्लियर करा दिया। अच्छा, एनएनपी याद करने के लिए हमारे पास ये 3 आंकड़े होने चाहिए। कौन कौन सा? एक तो जीडीपी हो गया, दूसरा मूल्यह्रास हो गया, और एक वापस ये अपने क्या हो गया? एनआईएफए, यानी नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अच्छा, आगे अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे कि इन आंकड़ों का प्रयोग करके देश की एनएनपी ज्ञात की जा सकती है। यानी इन तीनों आंकड़ों का प्रयोग करके अपन क्या कर सकते हैं? देश की जो एनएनपी का मतलब शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, देश की एनएनपी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे पढ़ेंगे कि इसका उपयोग, एनएनपी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? एनएनपी का उपयोग जो प्रति व्यक्ति आय है, क्या है? प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट ये पढ़ते हैं कि अपन जीडीपी से एनएनपी कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, किससे? जीडीपी से, जीडीपी। अच्छा, जीडीपी से क्या ज्ञात कर रहे हैं अपन? एनएनपी। तो सबसे पहले जी को अपने को किस में चेंज करना है? एन में चेंज करना है। ठीक है, और फिर डी को अपने को एन में चेंज करना है, और पी का तो पी है ही है। तो अपन जी को अपन डी में चेंज करने के लिए इसमें से जीडीपी में से क्या घटा लेंगे? मूल्यह्रास। क्या घटा लेंगे? मूल्यह्रास। ठीक है, और अपन वापस ये डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक को मतलब नेट एनएनपी है ना, यानी नेशनल में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? डोमेस्टिक मतलब घरेलू सीमा, यानी विदेशों वाली सीमा भी आ सकती है। ठीक है, तो इसमें से अपन क्या करेंगे? डोमेस्टिक में अपन मूल्यह्रास जोड़ देंगे, सॉरी एनआईएफए जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? एनआईएफए, एनआईएफए। क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब ये होता है कि अपने जो विदेशों से जो प्राप्त आय है, और अपने विदेशों से जो प्राप्त आय, और एक जो विदेशी नागरिक है ना, विदेशी नागरिक भारत के अंदर जो कमाते हैं उसमें से, और अपने नागरिक जो विदेशों में से जो कमाते हैं, जो अंतर है, अंतर वो क्या? एनआईएफए। तो वो अपन इसमें जोड़ देंगे, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगी? एनएनपी। यानी जीडीपी से एनएनपी बनाने के लिए, जीडीपी से
एनएनपी बनाने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा अपने को, एक तो मूल्यह्रास को घटा देना पड़ेगा, ठीक है, मूल्यह्रास तो घटा दो, प्लस नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, एक बार इसको वापस रिपीट कर लेता हूँ। जीडीपी से अगर अपन एनएनपी कर रहे हैं तो जी को एन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, मूल्यह्रास को घटा लेंगे, और डी को एन में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसमें एनआईएफए जोड़ देंगे, ठीक है। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं कि एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट से अपन एनएनपी कैसे निकालेंगे। एनडीपी से क्या करेंगे अपन, क्या निकालना है अपने को, एनएनपी, ठीक है, एनएनपी। अच्छा, यहाँ पे क्या चेंज करना है, डोमेस्टिक को ओनली मतलब एन में चेंज करना है, तो डोमेस्टिक का यहाँ पे अपन ने एन में चेंज करा तो क्या क्या करा, ओनली एनडीपी में क्या जोड़ा, एनआईएफए। ये एनडीपी है, एनडीपी में अपन क्या जोड़ेंगे, एनडीपी में अपन जोड़ देंगे, क्या जोड़ेंगे, एनआईएफए, एनआईएफए। ये जोड़ने पे अपने को क्या प्राप्त हो जाएगी, इधर सामने एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ये अपने को शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं कि अपने ये जो जीएनपी है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से एनएनपी कैसे ज्ञात करेंगे, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से एनएनपी। अच्छा, यहाँ पे क्या करेंगे, अब ये एनपी तो है ही इधर, अब अपने को जी को ओनली एन में बदलना है, तो जी को एन में बदलने के लिए क्या करेंगे, जीएनपी में क्या जोड़ेंगे अपन, जीएनपी में से मूल्यह्रास घटा लेंगे, जीएनपी में से मूल्यह्रास घटा लेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगी, एनएनपी। और एनएनपी का यूज किसके लिए किया जाता है, अपने प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने के लिए। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार मैं इसको वापस रिपीट कर लेता हूँ कि देश की जो एनएनपी है वो प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने के लिए काम में ली जाती है, और जीडीपी से अगर अपने को एनएनपी निकालनी है तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपन इसमें से मूल्यह्रास घटा देंगे और नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड जोड़ देंगे। और एनडीपी से अगर एनएनपी निकालनी है तो क्या करेंगे, एनडीपी के अंदर, अच्छा, डी को एन में चेंज करना, तो डी को एन में चेंज करने के लिए अपन ने क्या करा, मूल्यह्रास घटा लिया, तो यहाँ पे अपन ने क्या करा, डी को एन में, तो एनडीपी में ये अपने एनआईएफए जोड़ दिया है ना। डोमेस्टिक कहाँ गया, डोमेस्टिक, सॉरी, ये यहाँ से डोमेस्टिक से अपन ये नेट पे आए तो क्या करा, ये नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड जोड़ दिया, तो हमें ये प्राप्त हो गया। देन अपन जीएनपी से क्या कर रहे हैं, एनएनपी ज्ञात कर रहे हैं, तो जी को किस में चेंज करना है, एन में चेंज करना है, तो जी को एन में चेंज करने के लिए क्या करा, ओनली मूल्यह्रास घटा लिया, तो हमें एनएनपी प्राप्त होगी, ठीक है। ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब अपन आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं, एक बार इसको मिटा दूं, देन आगे का कंटिन्यू करेंगे ना। आगे अपने प्रति व्यक्ति आय, क्या है, प्रति व्यक्ति आय। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे, एनएनपी क्या होती है, जीडीपी क्या होती है, जीएनपी क्या होती है। एक बार आप वापस से इस क्लास को दोबारा देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक बार में तो शायद आ जाए, किसी को आ जाए और किसी को नहीं भी आए, तो एक बार वापस से क्लास को देखना। और क्लास अगर आपको अच्छी लगे, मेहनत अच्छी लगे, तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच। अच्छा, नेक्स्ट अपन निकालते पर कैपिटा इनकम, है ना, सॉरी, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय। ये किससे ज्ञात करते हैं अपन, एनएनपी से ज्ञात करते हैं। क्या होता है इसमें, एनएनपी के अंदर जो टोटल जनसंख्या है उसका भाग देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगी, प्रति व्यक्ति आय। क्या करेंगे, एनएनपी डिवाइड बाय टोटल जनसंख्या, टोटल जनसंख्या, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगी, अपने ये पर कैपिटा इनकम, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, पीसीआई, पर कैपिटा इनकम, है ना, ठीक है। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं कि प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, जो संबंधित वर्ष की मध्य अवधि, है ना। अच्छा, ये टोटल जनसंख्या कब की है, तो जो वर्ष होता है, वर्ष की मध्य अवधि, कौन सा वर्ष, जो वित्त वर्ष होता है ना, तो डेट कौन सी होती है, 1 अगस्त की, कौन सी डेट होती है, 1 अगस्त की। नेक्स्ट अपन आगे कंटिन्यू करेंगे इसको कि किसी भी देश के शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में उस देश की
कुल जनसंख्या का भाग देने पर जो आंकड़ा प्राप्त होता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। ठीक है, ये परिभाषा मैंने बोल दी है। और वापस अगर आप लिखना भी चाहो तो किसी भी देश की टोटल जनसंख्या का भाग किसमें देना है, नेट नेशनल प्रोडक्ट में देंगे तो हमें प्रति व्यक्ति आय प्राप्त हो जाएगी। अच्छा, किसी भी देश की प्रति व्यक्ति आय उस देश के नागरिकों की वास्तविक स्थिति को नहीं दर्शाता है ना। यानी कि मान लो टोटल एनएनपी अपने कितने लाख या करोड़ों में होगी जो भी, तो क्या प्रत्येक व्यक्ति उतना पैसा थोड़ी कमाता है। टोटल जनसंख्या को अगर अपन डिवाइड करेंगे तो एक निश्चित आंकड़ा आएगा, और अपने देश का प्रत्येक नागरिक उतना पैसा नहीं कमाता। ठीक है, तो ये जो होता है आंकड़ा, ये क्या है कि मतलब जो वास्तविक स्थिति उसको नहीं दर्शाता है। इस प्रकार पीसीआई की अधिकता देश की वृद्धि में सहायक हो सकती है, विकास में नहीं, है ना। तो ये देश की वृद्धि दर बता सकती है विकास के। ठीक है, देश की वृद्धि बता सकती है, वृद्धि दर, है ना, पूरे देश की बता सकता है। पर जो प्रति व्यक्ति है, प्रति व्यक्ति के विकास को नहीं दर्शाता है, क्योंकि इसमें पूरा जो एग्जैक्ट डाटा नहीं होता है। क्योंकि मान लो कोई व्यक्ति कितना कमा रहा है, कोई ज्यादा कमा रहा है, कोई कम कमा रहा है, और सारा टोटल करके टोटल करेंगे तो एनएनपी आ जाएगा, और टोटल जनसंख्या का डिवाइड करेंगे तो वो प्रति व्यक्ति आय में प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, यद्यपि यह एक महज आंकड़ा है, वास्तविकता नहीं। राष्ट्रीय आय में देश के सभी नागरिकों का उत्पाद शामिल किया जाता है, परंतु कुछ ऐसे उत्पाद भी है जो राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किए जाते। अच्छा, राष्ट्रीय आय में क्या क्या शामिल करते हैं? राष्ट्रीय आय में प्रत्येक व्यक्ति के उत्पाद को शामिल करते हैं, उत्पाद को शामिल। पर कुछ ऐसे आंकड़े हैं जिन्हें राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं है ना, क्या क्या शामिल नहीं है, एक बार वो पढ़ लेते हैं, देन नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, तो क्या क्या शामिल नहीं है, जैसे ब्लैक मनी हो गया, या भूमिगत अर्थव्यवस्था यानी बिना लाइसेंस के कार्य। एक तो क्या हो गई ब्लैक मनी, ब्लैक मनी। अच्छा, ब्लैक मनी किसे कहते हैं? ऐसा पैसा जिसका मतलब सरकार को एक पास टैक्स नहीं गया हो, है ना, ब्लैक मनी। ब्लैक मनी हो गया। एक भूमिगत अर्थव्यवस्था, मतलब जिसका सरकार को पता ही नहीं है, अर्थव्यवस्था। ठीक है, और क्या है इसके अलावा अपने समानांतर अर्थव्यवस्था। इसमें जो भूमिगत है तो ये बिना लाइसेंस वाली होती है। कैसी होती है? बिना लाइसेंस के जो भी काम होते हैं वो सारे भूमिगत अर्थव्यवस्था के अंदर ही आते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है अपने कौन सा, काला धन, ऐसा धन जिसका कर नहीं दिया गया हो, और समानांतर अर्थव्यवस्था। काला धन तो हो ही गया, ब्लैक मनी। ठीक है, समानांतर अर्थव्यवस्था, समानांतर अर्थव्यवस्था क्या होती है? समानांतर अर्थव्यवस्था, इसके अंदर जो तीनों राष्ट्रीय आय में, ये जो तीनों है ये क्या है, राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, काला धन, फिर है हस्तांतरण भुगतान। कौन सा? हस्तांतरण भुगतान। जो हस्तांतरित किया जाता है भुगतान, जैसे क्या हो गया अपने छात्रवृत्ति हो गई। छात्रवृत्ति से देश के विकास में तो कुछ भी योगदान नहीं हो रहा ना। छात्रवृत्ति सरकार का पैसा जा रहा है, ना कि उसमें विकास में योगदान दे रहा है। इसके अलावा विधवा पेंशन हो गया। क्या हो गया? विधवा पेंशन, विधवा या वृद्ध पेंशन, वृद्धावस्था इत्यादि, है ना, वृद्धावस्था पेंशन। तो ये सारी चीजें अपने राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होती, इससे मतलब सरकार को कोई बेनिफिट नहीं है। इसके अलावा जो पुरस्कार की राशि होती है, ठीक है, वो भी अपने राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होती। क्या चीज? पुरस्कार की राशि, पुरस्कार की राशि ये भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होती। और ऐसे कार्य जिसमें किसी भी प्रकार की आर्थिक गतिविधि नहीं होती है, जैसे गृहिणी द्वारा किए गए कार्य। एक बार मिटा देता हूं इसको, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। पर कैपिटा इनकम देश की वृद्धि दर, अच्छा, वृद्धि दर में सहायक होती है, पर प्रति व्यक्ति के विकास में सहायक नहीं, क्योंकि एग्जैक्ट विकास नहीं बता पाती। ठीक है, और राष्ट्रीय आय में प्रति व्यक्ति के द्वारा जो उत्पाद होता है वो शामिल होता है, पर कुछ है जो राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होते,
जैसे ब्लैक मनी हो गया, भूमिगत अर्थव्यवस्था जो बिना लाइसेंस के कार्य किए जाते हैं, समानांतर अर्थव्यवस्था, ठीक है, और हस्तांतरण भुगतान, छात्रवृत्ति हो गया, विधवा वृद्धावस्था पेंशन। एक बार मिटा देता हूँ, देन आगे कंटिन्यू करेंगे इसको। आई होप आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। मेहनत तो काफी करी जा रही है आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं कि जो राष्ट्रीय आय में क्या क्या शामिल नहीं होता, यही कंटिन्यू चल रहा है अपने, ठीक है। तो और क्या शामिल नहीं होता कि ऐसे कार्य जिसमें किसी भी प्रकार की आर्थिक गतिविधि नहीं होती हो, राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं, ठीक है। तो क्या क्या होता है इसमें? ऐसे कार्य जिसमें आर्थिक गतिविधि ना हो, आर्थिक गतिविधि ना हो, ठीक है। और क्या, जैसे जो गृहिणी होती है, इसमें जैसे एग्जांपल ले लेते हैं अपन, एक गृहिणी के द्वारा जो कार्य किया जाता है, गृहिणी के द्वारा किए गए कार्य, क्योंकि इसको सरकार, इससे सरकार को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा। अच्छा, और क्या है? एक पिता द्वारा, एक शिक्षक द्वारा, अगर पिता पढ़ाएगा तो फिर तो वो इनकम देगा टीचर को। शिक्षक द्वारा स्वयं के पुत्र को पढ़ाना, स्वयं के पुत्र को पढ़ाना, ठीक है, ये भी अपने राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होता। और क्या हो गया? और हो गया अपने राष्ट्रीय आय में ये जुआ हो गया, लॉटरी, उपहार इत्यादि से प्राप्त राशि। और क्या चीजें? जुआ या लॉटरी हो गया या उपहार हो गया, इनसे जो प्राप्त राशि है, प्राप्त राशि, ये भी अपने राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होती, ठीक है। इसके अलावा आगे अपने और क्या है, शेयर मार्केट में जो लेन देन होते हैं, जो शेयर मार्केट के लेन देन, ये भी शामिल नहीं होता है ना, शामिल नहीं। और क्या है? और है अपने कि स्टॉक में पड़ा उत्पादन उस वर्ष की नेशनल इनकम में शामिल नहीं होता। यानी कि किसी भी उद्योग के द्वारा जो उत्पादन किया गया है और जो एक्स्ट्रा उत्पादन किया गया और जो बचा है स्टॉक में पड़ा है, वो अपने उस वर्ष की नेशनल इनकम में शामिल नहीं होता। तो क्या है? स्टॉक में पड़ा सामान कह दो या कुछ भी वस्तु है ना, तो ये भी राष्ट्रीय आय में शामिल उस वर्ष की है ना, उस वर्ष की नेशनल इनकम में शामिल नहीं होता है ना, शामिल नहीं होता, ठीक है। अच्छा, क्यों नहीं होता? क्योंकि ये जिस वर्ष, वित्तीय वर्ष के अंदर अपने मार्केट में चला जाएगा तो उस वर्ष की राष्ट्रीय आय में शामिल हो जाएगा। अच्छा, और क्या है कि, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, राष्ट्रीय, नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं, एक बार आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर अपन आगे का कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।